हाँ, बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ के एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। यह एग्जाम जो है अब महिला और पुरुष दोनों दे सकते हैं। पहले इसके अंतर्गत केवल महिला का था 2008 तक। 2008 के बाद जो पिछला परीक्षा हुआ है उसमें महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें जितना बीपीएससी में सब्जेक्ट है उतना सब्जेक्ट को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में श्रम एवं समाज कल्याण इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा न्यूट्रिशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सब है जिसकी पढ़ाई ज़्यादातर यहाँ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं होती है। और कुछ साइकोलॉजी है जिसकी पढ़ाई होती है, लेकिन ये सब के तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो सीडीपीओ के लिए एलएसडब्ल्यू सबसे बेहतर सब्जेक्ट माना जा सकता है। अब है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है, बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन सिविल सर्विस के लिए जो सिलेबस है वही सिलेबस हूबहू यही सिलेबस फॉलो होता है सीडीपीओ के लिए। इसमें कोई चेंज नहीं है, बीपीएससी का ही पूरा सिलेबस इसमें है। लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। बीपीएससी में ए बी करके 2 पार्ट में पूछता है। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि 10 क्वेश्चन देता है और 10 में आपको 5 लिखना है। हो सकता है कि ए बी कर दे, इससे इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर भी यह बीपीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं। अब है कि ये सीडीपीओ में मुख्य रूप से महिला और बालक इसी को ध्यान में रखा जाता है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो वैसे टॉपिक को चुनते हैं जो महिला और बालक से संबंधित है। और इसके अलावा 2 ऐसा इसमें टॉपिक है, एक आपका फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम, और दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 टॉपिक हमको ध्यान में रखना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी। और उसके बाद वैसे एरिया को हम देखेंगे, ज्यादा उस पर फोकस देंगे जिसमें महिला और बालक से संबंधित प्रावधान है। तो अब महिला और बालक से संबंधित प्रावधान वाला जो टॉपिक है उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। उसमें कौन कौन सा टॉपिक है इसको ध्यान में रखना होगा कि महिला और बालक से संबंधित एक टॉपिक देखेंगे, समान पारिश्रमिक अधिनियम है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये समान पारिश्रमिक अधिनियम जो बना वह महिला के साथ जो मजदूरी में भेदभाव हो रहा था, एक ही समान कार्य था और नियोजन की शर्त एवं दशाएं एक समान होती थी, फिर भी महिला को कम और पुरुष को ज्यादा मजदूरी देने की जो परंपरा थी, जो एक तरह की भेदभाव जिसको कहते हैं, उसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। तो इसके केंद्र में महिला श्रमिक ही हैं या महिला कर्मचारी हैं। तो ये भी हम मानते हैं कि महिला से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से है। इसके अलावा दूसरा हम लोग देखते हैं जिसमें बालक से संबंधित है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन। बाल एवं किशोर श्रमिक, प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम, ये 1986 का कानून है। ये बालक से संबंधित है और आजकल 14 वर्ष से कम आयु के बालक को एम्प्लॉयमेंट को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, प्रतिबंधित कर दिए हैं, नहीं कर सकते हैं।
और कुछ बालक को अलाउ किया गया है, जैसे डांसर है, सिंगर है, एक्टर है, स्पोर्ट्समैन है, इसको हम लोग अलाउ किए हैं, लेकिन वह अपने विद्यालय अवधि के बाद ही ये पार्ट टाइम काम कर सकता है। और इसके अलावा अगर फैमिली के द्वारा कोई संचालित संस्था है, वहाँ भी ये बालक जो है वो एसोसिएट हो सकते हैं, उसमें भी पार्ट टाइम अपना सेवा दे सकते हैं। तो इतना जगह को छोड़कर रेस्ट एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन था वो टोटल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये भी बालक से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से ये भी कानून है। इसके अलावा हम लोग जब देखते हैं सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक है महिला कल्याण और दूसरा है बाल कल्याण, वीमेन वेलफेयर और दूसरा है चाइल्ड वेलफेयर। इसके अंतर्गत महिलाओं की समस्या, बालकों की समस्या और उसके समाधान का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी सीडीपीओ के लिए एक हिट या टारगेटेड टॉपिक होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से महिला या बालक से संबंधित है। तो इस पर भी हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, इस टॉपिक पर भी। इसके अलावा एक और महिलाओं के सामाजिक दुर्दशा से संबंधित है, उनकी निम्न सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करता है, वह दर्शाता है, और वह है प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। जो वेश्यावृत्ति का ट्रेडिशनल परंपरागत अवधारणा है, उसमें क्या है कि महिला एक वेश्या होती है या वेश्या के रूप में महिला काम करती है और वेश्यागामी के रूप में पुरुष होते हैं। वैसे इस कंसेप्ट में कुछ नई कंसेप्ट भी, अवधारणाएं भी आ गई हैं, जिसमें पुरुष वेश्या का काम करता है और पुरुष ही वेश्यागामी का काम करता है। और एक जिगलो सिस्टम जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखा जाता है, वहाँ क्या है कि पुरुष वेश्या का काम करता है और महिला वेश्यागामी का काम करती है। तो ये दोनों जो है वो रेयर फिनोमेना मानेंगे। इस तरह की वेश्यावृत्ति बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन जो सामान्य वेश्यावृत्ति की अवधारणा होता है, जिसका विस्तार या स्प्रेड बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, वह है कि महिला एक वेश्या है और पुरुष वेश्यागामी होता है। तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से महिला से संबंधित ये भी टॉपिक है। तो ये हम लोग इस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा ये हमारा ये सब टारगेटेड टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और जब सीडीपीओ के लिए तैयारी करेंगे तो इस सब टॉपिक को गहराई से हम लोग अध्ययन करेंगे। और इससे को रिलेटेड अगर जो कोई भी एरिया है, जैसे महिला कल्याण से संबंधित बिहार में जो योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बाल कल्याण से संबंधित जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्रीय स्तर की योजना हो चाहे राज्य स्तर की योजना है, वो सब पर हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। इसलिए कि सीडीपीओ में चूंकि महिला और बालक यही दो केंद्र में है, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन सेटर का या जो प्रश्न पूछने की जो परंपरा है वो ज़्यादा दिखाई देती है, उस पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो अदर टॉपिक है उस पर प्रश्न की पूछने की तीव्रता जो है वो कम दिखाई देता है। अब है कि ये जो सिलेबस है वो बीपीएससी और सीडीपीओ वो दोनों का एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन टारगेट के रूप में ये सब टॉपिक को हम लोग पहले टारगेट बनाएंगे और उसके बाद जो रेस्ट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट एरिया है जो सीडीपीओ में, उस पर भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है, वो है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। और इसी से कंसर्न एक है, एक जनरल सोशल सिक्योरिटी है और एक सोशल सिक्योरिटी इन बिहार है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा के स्थितियां होती हैं, कंटीजेंसीज ऑफ लाइफ होता है।
जिसमें एक मैटरनिटी आता है। तो अब मैटरनिटी आएगा तो इस पर योजनाएं जो है उसको हम लोग को बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा 2 सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो महिला को मातृत्व की स्थिति में, एबॉर्शन या मिसकैरेज की स्थिति में, सेरोगेसी की स्थिति में या 3 माह तक के बच्चा को गोद लेने की स्थिति में लाभ देने की बात करता है, वो 2 कानून को भी हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। और वो है, एक है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का है, और दूसरा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये 2 कानून ऐसे हैं जो मातृत्व की स्थिति में महिला कर्मचारी को विशेष सहायता देते हैं या सुरक्षा देते हैं। तो ये भी टारगेट के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखते हैं ये लगभग 10-12 ऐसे टॉपिक हैं जिस पर हम लोगों का फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और विगत वर्षों में जो CDPO के एग्ज़ाम हुए हैं, परीक्षा हुए हैं, उसको अगर हम ध्यान दें, उसको भी जब देखें या उसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इस पर क्वेश्चन की तीव्रता ज़्यादा होती है, इस पर फोकस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अब जितने भी टॉपिक है वो हम लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब है कि यह BPSC का सिलेबस जो है, चाहे सिविल सर्विस का हो या CDPO का हो, उसमें LSW के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। तो हम BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी CDPO की तैयारी हो सकती है या हो जाती है। लेकिन CDPO का कुछ नेचर ऑफ सर्विस ऐसा होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग जब CDPO का तैयारी करेंगे तो इन जो टॉपिक हम लोग देखें उस टॉपिक पर विशेष ध्यान हम लोग देंगे। यह कोर्स लगभग 3 से 4 माह में आप कर सकते हैं, इस पर गहन अध्ययन कर सकते हैं और इतना आपके अंदर इनकरेजमेंट होगा, प्रोत्साहन हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आए CDPO में, उसमें जितना हम लिखना है वो सब बेस्ट हम आंसर लिख सकते हैं। इतने आपके अंदर उत्साह हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल हो सकती है। तो इसके लिए आपको 3 से 4 माह की तैयारी करना होगा। अब है कि मोविशाला के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा आपको दी गई है। साथ में ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी होता है, लाइव क्लास भी होता है। तो लाइव क्लास में थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ने की संभावना होती है, तो रिकॉर्डिंग क्लास भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो लाइव होता है उसी का रिकॉर्डिंग कर दिया जाता है। अगर कोई किसी परेशानी में है, किसी दिन क्लास नहीं किया, तो उस दिन का रिकॉर्डिंग देख लेगा। अब इसके अलावा क्या सुविधा आपको मिल सकती है, तो यहाँ 1 वे कम्युनिकेशन होता है। ऑनलाइन क्लास में टीचर जो है वह स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ऐसी विरल संभावना होती है कि दूसरे साइड से स्टूडेंट भी अपने कोई क्वेरी को टीचर तक पहुंचा सके। तो इसके लिए एक विशेष सुविधा दिया जाएगा मोविशाला द्वारा कि कुछ अंतराल पर एक डिस्कशन होगा जिसमें स्टूडेंट भी अपने प्रॉब्लम्स को, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा चीज़ जो है उसमें मिसकंसेप्शन उनको हो रहा है, किसी चीज़ में कोई क्वेरी है, तो उसका समाधान किया जाएगा। इसके लिए सब माह में 1 या 2 दिन आपको रखा जाएगा। अब है कि आप इसके साइट पर जा सकते हैं और साइट पर जाकर के आप जो नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है उस नंबर पर आप रीड करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये 24 घंटा सुविधा है कि जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उस नंबर पर आप फोन करके जो भी अन्य क्वेरी है, जो जानना चाहते हैं, चाहे वो फी स्ट्रक्चर की बात हो या क्लास की बात हो, वो सब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही
क्लास जो होगा उसमें आप चाहिएगा तो साथ में नोट भी कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग है तो उसको फिर से रिप्ले करके बार बार आप देख सकते हैं। उसकी सहायता से अपना खुद नोट्स तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। दोनों लैंग्वेज में होगा, बोथ हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के स्टूडेंट हैं या अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं, उनको टेंशन की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इंग्लिश में हैं तो उतना ही आपके अंदर फ्लो आएगा जितना कि कोई हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम में बैठ रहा है, उसके अंदर भी उतना ही फ्लो आता है। तो यहाँ ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे हिंदी मीडियम से आप अपीयर होइए या अंग्रेजी मीडियम से अपीयर होइए। होता क्या है कि जो नोट्स दिया जाता है आदमी कितना ही रटे या याद करे, उसको 10 बार याद करे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब जाता है तो हूबहू उसको नहीं लिख पाता है। तो अपनी लैंग्वेज में वो लिखता है, तो या तो थोड़ा छोटा कर देता है या थोड़ा सा बड़ा कर देता है। तो वो बैलेंस आपको साथ में समय समय पर टेस्ट आयोजित होगा, टेस्ट सीरीज चलेगा। तो टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपीयर होकर के ये कोशिश कीजिए कि हम अपने आप को बैलेंस करें, इसलिए कि अभी पढ़ रहे हैं, सब ज्ञान ले रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, लेकिन क्या परीक्षा में वो लिख पा रहे हैं कि नहीं। इसके लिए टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे रहे हैं, तो 2 फायदा होगा। एक फायदा कि जो एस्केप, दिमाग से उड़ने की प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो जाती है। और दूसरा कि एक कानून का प्रावधान जो दूसरे कानून में चला जाता है, मिक्स होने की संभावना रहती है, वो मिश्रित होने की जो संभावना है वो भी समाप्त हो जाता है। और जो सबसे मुख्य फायदा है वह है कि हमारे पास टाइम कॉन्सेंट्रेंट है, एक टाइम लिमिट है, और दूसरा कि पेज का भी लिमिटेशन है। तो टाइम और पेज के हिसाब से आप मुख्य परीक्षा में, सीडीपीओ की जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने के पहले आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। इतने समय में हम इतने पेज लिख सकते हैं और आपको एक फ्लो बन जाएगा। तीसरा फायदा होता है कि जब हम एग्ज़ाम में रैंडम जाते हैं और पहले से लिखने की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। ज़्यादातर होता है कि जब हम कोचिंग क्लास कर लेते हैं या इस तरह से कहीं भी हम क्लास कर लिए, उसके बाद आदमी जो है वो केवल उसको याद करने पर ज़्यादा फोकस देता है, उसको लिखने पर कम उसका ध्यान रहता है। और उसके बाद रैंडम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो उसे लिखा नहीं पाता है और बहुत सारे बातें उसके दिमाग से हटने लगती हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस आप तैयारी के दौरान ही कर लीजिए तो परीक्षा में जब भी सम्मिलित होइएगा ये कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। आप उस समस्या को पहले ही समाधान कर चुके होइएगा। और जब परीक्षा में हम रैंडम लिखेंगे तो हमारा वहाँ ब्लैंक पेज होता है। तो ब्लैंक पेज पर जब लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो या तो इस डायरेक्शन में भागता है या यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर की डायरेक्शन में भागता है, कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में आपका नहीं आता है। तो यहाँ अगर टेस्ट देने की प्रवृत्ति आप में बढ़ जाए और उसको ध्यान में रखिए, उसमें सम्मिलित होइए, तो वहाँ फायदा ये होगा कि आपका जो भी लाइनिंग होगा एकदम स्ट्रेट लाइनिंग होगा, आप सीधा लिख पाइएगा। तो सीधा लिखने से क्या होगा कि मोशन ज़्यादा रहता है, स्पीड और मोशन आप में ज़्यादा हो जाएगा, तो आप नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा लिख सकते हैं और देखने में भी थोड़ा सा डिसेंट दिखाई दे सकता है। तो ये इस बात पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो भी तैयारी करें उसके जितने भी पहलू हो, चाहे विषय वस्तु का ज्ञान हो, चाहे लिखने की कला हो या प्रश्न को बैलेंस संतुलित करने की कला हो, ये सब आपको क्लास टेस्ट और जो डिस्कशन सेशन होगा इन सब से आपको फायदा होगा और वो सारे समस्याएं इन सब के द्वारा समाधान हो सकते हैं। तो ये हम लोगों का ये सीडीपीओ की तैयारी का स्ट्रेटजी है। अब आप इस मौलिशाला
ऐप पर जाकर के या इस नंबर पर आप कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।